तो हेलो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो आज क्या करते हैं, आगे का ही पार्ट करते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरिन का पार्ट 4 तक बन चुका है ऑलरेडी, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आपको इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। कौन सा नेक्स्ट इसका आपका हेलो एरिन के बारे में। तो हेलो एल्केन वाला जितना भी था, हेलो एल्केन, इससे रिलेटेड जितना भी जो कुछ बताना था, आईयूपीएसी नेम हो गया आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वाट एवर इज द केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल विथ RMGX, या बाकी जितने भी चीज़ें हैं, ओके, सब मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है बाकी प्रीवियस क्लासेस में। तो आज क्या करोगे, आप हेलो एरिन के बारे में पढ़ोगे। हेलो का मतलब मैं ऑलरेडी पहले बता चुका था, हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, और एरिन का मतलब होता है आपका फिनाइल ग्रुप या एरोमेटिक रिंग। इससे जुड़ा होगा, मान लो एरोमेटिक रिंग से कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा, कोई भी हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनमें से कोई चीज़ जुड़ा होगा, तो इसके बनाने का मेथड और इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, आगे जितना भी दिया होगा इसका। फाइन। तो द एराइल हैलाइड आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव। अब ये जो एस कंपेयर टू एलिफेटिक वाला, मतलब आपके पास RCl था, मतलब कोई भी हो सकता है, RX में लिख देता हूँ कॉमन इसमें। तो इसका जो रिएक्शन होगा, ये इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ओके, एज कंपेयर टू PHX होगा। तो PH का मतलब क्या होता है, फिनाइल ग्रुप। क्या होगा, फिनाइल ग्रुप। यही चीज़ बोल रहा है आपका, जो एरिल हैलाइड्स आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी पूरा फुल डिटेल वीडियो बना चुका है, आप मेरे इस आई बटन में जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, या फिर आप प्रीवियस क्लासेस में भी बताया हूँ पूरा, न्यूक्लियोफिलिक जितने भी बेसिक्स है सब हो चुका है। ओके, एज कम्पेयर टू एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में करोगे तो आपका जो फिनाइल ग्रुप वाला होगा वो लेस रिएक्टिव होता है। रीज़न होते हैं उसमें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस होता है, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको मतलब आसानी से नहीं दे सकता ना इस क्लोरीन को। देखो आपके पास ये पावरफुल तो बैठा है, नो डाउट, ओके, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये क्या होता है, रिंग में ही घूमने लगता है, ठीक है ना, रिंग में ही घूमने लगता है, जिसकी वजह से इसको इजीली अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, होता है, ये भी टूटेगा, ये भी आयनाइज्ड होगा, नो डाउट, लेकिन इसको थोड़ा दिक्कत हो गया होता है, ठीक है, डिफिकल्टीज महसूस होता है इसमें, क्योंकि इसमें रिंग, ये ऑलरेडी इसमें रेजोनेंस होता रहता है, ये अपना एरोमेटिसिटी तो नहीं खोएगा ना, इसकी वजह से इसमें इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, ये तो क्या होता है इसमें रिएक्शन विथ एल्केन, अभी बताया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा आपका, जो एरिल हैलाइड होगा वो लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू द एल्किल हैलाइड, ठीक है। दूस टू लो रिएक्टिविटी कैन एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब कौन कौन से रीजन है नीचे बताया, देखो, द CX बॉन्ड इन हेलोबेंजीन हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हेलोजन इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग। अभी जो मैंने आपको बताया सेम रीजन वही लिखा हुआ है, ओके। और सेकंड देखते क्या है इसमें, द CX bonds in aryl halide is less polar as compared to that alkyl halide, as sp3 hybridized carbon is more electronegativity than sp3 hybridized carbon। ये चीज बोल रहा है, मतलब जो भी sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा ना, उसका जो, क्या बोल सकते हो आप लोग, वो क्या होगा, तो ये ज़्यादा पोलराइज्ड होता है। sp3 मतलब देखो कैसे पहचानोगे sp3 sp2 है, यदि मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तब वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उस दोनों कार्बन के बीच में। यदि मान लो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, तो इसको बोलोगे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है इसके बीच में तो इसको बोलोगे sp हाइब्रिडाइज कार्बन है ये, ठीक है। तो आपका जो सिंगल बॉन्ड वाला है ना, जो sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें पोलैरिटी अच्छे से होता है, मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन, इसकी बात करें तो डबल बॉन्ड किस में होगा, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होता है कि नहीं जी, ये बेंजीन रिंग बना रहा हो तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये अच्छे से क्या होता है, पोलराइज नहीं हो पाएगा, यही चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस की बात करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रही है, ठीक है, लेस पोलर होगा ये, श्योर। तो अब आगे देखते हैं इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ओके, क्लोरोबेंजीन का आयुपेक नेम दोनों सेम होता है, याद रखना इसका, यदि मैं आपको कॉमन नेम और आयुपेसी नेम पर बताऊं तो दोनों कॉमन ही होता है, क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, याद रखना है इसको, ओके। अब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे कराओगे, या इस टाइप से भी पूछ सकता है आपको, कन्वर्ट द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन,
मतलब क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल आपको चेंज करना है, तो आपको कौन सा रिएजेंट का यूज़ करना है ये अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, तो जितने भी आपके केमिकल आपके रिएक्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या करेगा, इसको ना देके यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिक आपका क्वेश्चन बनता है उसमें, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड बहुत अच्छे से इसको लिख लिख के पढ़ना होगा, तब ये दिमाग में आपके आएगा। ओके, तो सबसे पहले इसका रिएक्शन किससे कराओगे आप लोग, सोडियम हाइड, यहाँ पहला लिखा है इसका मतलब पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हो और इन द प्रेजेंस ऑफ सम हीट हीट देना पड़ेगा और 380 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जनरेट करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले ये क्या बना देगा देखो, ठीक है, इसमें देखो एक बार इसको करके देखते हैं। ओके, इसका जो मैकेनिज्म है, ये क्लोरोबेंजीन है और इसका रिएक्शन किससे कराओगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये क्या बना देगा, सबसे पहले आपका ये मिलेगा और इसके साथ क्या मिलेगा, ये इस टाइप का बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, मतलब ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा H, ये आके इसमें जुड़ता है सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद जब इसको आप एसिडिफाइड करोगे, एसिडिफाइड करने के लिए H प्लस का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को, H प्लस का मतलब क्या होता है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो, चाहे आप इस एसिडिक मीडियम कुछ भी हो सकता है, HCl H2SO4 और वट एवर जो भी एसिड में होगा, और OH माइनस को क्या बोलते हैं, ये बेसिक कंडीशन होता है। तो यहाँ पे मान लो HCl से आप रिएक्ट करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिप्लेस करेगा। देखो H प्लस यदि आप लोग एसिडिक कंडीशन में नहीं कराओगे तो किसी भी हालत में आपको फिनॉल नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो यदि मान लो सिर्फ क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिया, या किसी का भी रिएक्शन करवा रहे हैं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कोई भी बेस है स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड या फिनॉक्साइड ही बनाएगा, अल्कोक्साइड बनाएगा यदि एलिफेटिक वाला कोई चीज़ है तो, ध्यान में रखना है इसको। ओके, उसके बाद जब एसिडिफाइड करोगे तब यहाँ से माइनस NaCl बाहर निकल जाएगा और आपका ये H यहाँ पे आके जुड़ जाता है, तब आपका फिनॉल बनता है। ठीक है, तो ये है इसका मैकेनिज्म। अब सेम केस इसके लिए भी होगा। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, ये वाला। अब इसके जगह यदि मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप रहेगा किसी भी क्लोरोबेंजीन या कोई भी बेंजीन में, यदि आप क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो जाएगा ना, तो इसका जो रिएक्शन का जो मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो बढ़ जाता है एक्चुअली में। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। एक होगा तो आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप लोग 6 एंड 250 केल्विन दियो तो आपको कम देना पड़ेगा 400 आ समथिंग, और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ओके, क्या बता रहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप यदि जितना ज़्यादा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या लिखा है, इसका नाम याद रखना आप लोग। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसका, तो क्या हो जाएगा 2,2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये होता है इसका IUPAC नेम। इसको जब सिर्फ वार्म करोगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये क्या मिलेगा, फिनॉल में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है ना, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाला, ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ लिखा हूँ देखो, यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोरिन। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप यदि उसके साथ जोड़ दो आप किसी भी व्यंजन के साथ, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो विड्रॉविंग ग्रुप ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल, जो प्रीवियस में देखे ना हम लोग, वो वाला। तो इसमें साथ क्या होगा आपको, उड्स फिटिंग रिएक्शन, नेम रिएक्शन है तो ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी क्या ना, एक साइड नेम रिएक्शन और एक साइड उसका प्रोडक्ट बना के आपको मैच द फॉलोइंग्स करके पूछ देता है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है ऐसा कई बार, तो केयरफुल रहना ताकि आप बना सको, उसको अटैम्प्ट जरूर करना। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, मैंने ऑलरेडी आपको वुड्स रिएक्शन के बारे में बताया था। वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है आपका, एल्केन बनता है इसमें। ठीक है ना, एल्केन बनता है इसमें। और फिटिंग रिएक्शन के बारे में भी बताया था, तो नहीं बताया था तो चलो अभी बता देता हूँ। इसमें फिटिंग रिएक्शन में डाइफिनाइल बनाता है ये। ठीक है, डाइफिनाइल, देखो देखो ना बना ऐसे ही, तो डाइफिनाइल बनाने का रिएक्शन है। तो वुड्स और फिटिंग दोनों ने अलग अलग साइंटिस्ट थे, तो दोनों ने अलग अलग करके मकसद ही वही था उसका, एक एलिफेटिक वाला बनाया था और एक एरोमेटिक वाला बनाया था। फिर इसको कंबाइन करके किसी ने बनाया, किसी ने क्या बनाया है, यही होता है वुड्स और फिटिंग दोनों रिएक्शन, तो दोनों के नाम पर उस रिएक्शन को रख दिया। क्या क्या रिएक्शन रख दिया, वुड्स फिटिंग। तो एक क्या होगा आपका एरोमेटिक वाला और एक होगा एलिफेटिक वाला। ठीक है, बाकी जितने भी आपके रिएजेंट है ना वो एकदम एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सोडियम और ये एक्स बाहर निकलेगा तो NaX बाहर हो जाएगा, बाकी जितना बचेगा उसको जोड़ देना इसमें बस। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, इसका मतलब बता चुका हूँ ड्राईथर का क्यों क्यों यूज़ करते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, एल्काइल फिनाइल। ठीक है, मतलब एरोमेटिक और एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ग्रुप एक साथ दिख रहा है, तब उसको बोलना वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, फिटिंग का भी इसमें काम आ रहा है और वुड्स का भी इसमें काम आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। याद रहेगा ना।
उसके बाद फिटिंग रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप लेंगे आप लोग, मतलब सॉरी एल्किल फिनाइल या हेलो एरिन लोगे। अब यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2x बाहर निकलेगा, Na x बाहर निकल जाएगा, वो भी कौन कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल निकलेगा, बाकी जो होगा इसके साथ आके अटैच हो जाता है, तो डाइफिनाइल। एक और होता है उल्मान रिएक्शन, याद रखना, दोनों कन्फ्यूज़ करेगा आपको। उल्मान रिएक्शन भी क्या होता है ना, बाइफिनाइल बनाने का ही मेथड है, लेकिन इसकी जगह ना रिएजेंट चेंज रहता है इसमें। ओके, रिएजेंट चेंज रहता है, सोडियम ना होकर कुछ और चीज़ लिया जाता है इसमें, वो भी मेटल का ही लिया जाता है, कॉपर आई थिंक लिया जाता है, देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है। कॉपर लेते हैं इसमें, तो ये बाइफिनाइल में चेंज होता है कभी भी। तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल देखो हमने उसमें पढ़ा, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा शॉर्ट होते जा रहा है, तो अच्छा है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल थे पूरे ये। अब उसके बाद फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल के रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो हेलोजन एटम इज स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सच एज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-काप रिएक्शन। 2 टाइप का होगा, 2 टाइप का नहीं, मतलब टाइप में डिवाइड नहीं कर सकता इसमें, तो ये जिससे रिएक्ट होता है ना उसके हिसाब से इसका नाम हो जाता है। जैसे बताता हूँ, रुको मैं, ठीक है, इसी के बारे में बताता हूँ। एंड द पैरा प्रोडक्ट इज यूजली प्रीडोमिनेंट ओवर द ऑर्थो प्रोडक्ट बिकॉज द स्टेरिक हिंड्रेंस एट द ऑर्थो पोजिशन। इस पूरा जो स्टेटमेंट लिखा है उसका समराइज मैं करता हूँ, ठीक है। तो आपका जो ये जो आपका हेलो एल्केन है, हेलो एरिन, ठीक है, ये क्या होगा याद रखना आप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, याद रखना आप लोग इसमें। अब किसको कैसे बोलते हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो ये जो नंबर डाल रहा हूँ ना मैं खाली दिखाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, मतलब ध्यान से रखना, किसी एक स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न था। यदि 1 और 4, देखो मैं नंबरिंग कर देता हूँ उसके बाद फिर आपको बताता हूँ, ये वाला, ठीक है। 1 और 4th पोजीशन, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, ये वाला है आपके पास, ठीक है। यदि मान लो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हमेशा 1/4 पोजीशन ये देखना है आपको, यहाँ कर दिया तो ये 1/4 पोजीशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो 1/4 मतलब 2 के बाद जो आएगा, ठीक है ना, तो मतलब या एक और कर सकते हो आप लोग, यदि वो 180 डिग्री में है कोई भी कंपाउंड, ठीक है, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तब उसको बोलोगे आप लोग क्या, पैरा पोजीशन, ठीक है, ये पैरा पोजीशन होगा। और यदि अल्टरनेट है, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप है, चलो यहीं पे मान लेता हूँ मैं आप लोग को समझाने के लिए, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप है 1 2 3 आ रहा है, तो पहले और तीसरे पोजीशन पे है, तब इसको बोलते हैं मेटा। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यदि मान लो यहाँ पे एक है तो अल्टरनेट में ये हो जाएगा, ये ना 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये मेटा पोजीशन होगा, ये मतलब होता है इसका। ऑर्थो को पोजीशन का मतलब 1 2 पोजीशन पे है तो 1 2 पोजीशन, ठीक है, इन दोनों के बीच अगल बगल है तो यहाँ भी हो सकता है, 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 उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। याद रखना है इसको, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। ओके, तो याद रखना सबसे पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इसका एग्जांपल है कौन कौन से, हेलोजनेशन, हेलोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन्स होता है, ठीक है, आप क्या हेलोजन करें उसके हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाएगा। नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप को ऐड किया जाता है। सल्फोनेशन का मतलब आपका SO3H ग्रुप इसमें ऐड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है ये। फिडल क्राफ्ट मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। और इसमें भी जो होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में जो पैरा होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो मान लो यहाँ पे कोई कंपाउंड है और यहाँ पे कोई कंपाउंड है, जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसे आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका देखो इन बीच में देखो रिपल्सन क्या है, कैसे होगा, मैं भी बता रहा था आप लोगों को, बार बार उसमें चला जा रहा है ये, तो इस टाइप का बता रहा था आप लोग को। ओके, यहाँ पे Cl लिख लो, यहाँ पे CH3 लिख दो, ऑर्थो और पैरा दोनों बनेगा इसमें। ओके, तो पैरा दोनों के बीच में मैक्सिमम है ना कि 180 डिग्री पे पैरा पोजीशन पे है, और 180 पे क्या होगा आप लोगों का, रिपल्सन कम होगा। यदि मान लो यहाँ पे CH3 डाल दो तो ये दोनों देखो ना पास पास है, तो यहाँ पे ना रिपल्सन होता है, इसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। याद रखना साइंटिफिकली क्या बोलोगे आप लोग, स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजिशन, यही इसी वजह से क्या होता है ना, ऑर्थो पोजिशन वाला माइनर होता है और पैरा पोजीशन वाला मेजर कंपाउंड के फॉर्म में जनरेट होता है। तो पहला इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, 2 3 एग्जांपल शायद दिया हूँ इसका, ये वाला। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे कराओगे आप लोग, मिथाइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। याद रखना आपको जब भी फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन होगा ना, यहाँ पे देखो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन ही है ये। ओके, एल्काइलेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप का एडिशन हो रहा है, इसलिए एल्काइलेशन बोल रहे हैं। यदि मान लो क्लोरीन का ऐड होता तो क्लोरीनेशन बोलते,
ठीक है ना। ब्रोमीन का यूज़ होता है तो ब्रोमिनेशन बोलता मैं, सेम चीज़ होता है। तो आप फ्रीडल कार्प रिएक्शन कैसे पहचानोगे आप लोग, इससे पहचानना। इसका रिएजेंट क्या होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रिएजेंट वो होता है एनहाइड्रस AlCl3। जब इसका रिएक्शन किससे कराओगे, CH3 से। तो करना कुछ नहीं आप लोगों को, क्या करोगे आप लोग, जो भी सोर्स होगा यहाँ पे, मतलब एल्काइलेशन बोल रहा है मतलब CH3 की बात कर रहा है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन रहने देना, उसको बिल्कुल कुछ नहीं करना आप लोग। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे देख लेना पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन ये वाला होगा और पैरा पोजीशन ये वाला होगा। ओके, तो इन दोनों पोजीशन पे आपको क्या जोड़ना है, आपको मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, बस इतना करना है। बस सभी में ऐसा होगा, जितने भी रिएक्शन होंगे पूरे चैप्टर्स में, जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा आप यही करते हैं ना बस। तो इस पर पहले इस पोजीशन पे CH3 जोड़ दो और ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जोड़ दो। और मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कौन सा होगा मेजर। तो ये वाला होगा मेजर आपका, क्यों होगा, क्योंकि इसके बीच में मिनिमम रिपल्सन है, यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्सन आता है। दोनों हो सकता है आप लोग इसको बनाओगे, एक ही पूछेगा आपको एग्जाम में ज़्यादातर, तो आप मेजर कंपाउंड को हमेशा याद रखना, लेकिन पता होना चाहिए कि इसमें माइनर भी बनता है। ठीक है, जो ऑर्थोक्लोरो टॉल्विन होता है या ऑर्थोक्लो, जैसे भी लिख सकते हो आप इसका नाम। अब दूसरा रिएक्शन होगा इसमें नाइट्रेशन, याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉब्लम में पूछा जाता है कभी भी। बेंजीन का रिएक्शन किससे कराओगे, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेस देन 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या बनाएगा आप लोग का, ये नाइट्रो सोर्स होता है, याद रखना, ये रिएजेंट को याद रखना। जहाँ पे भी आपको ये दोनों प्रेजेंट मिले तो इसका मतलब वो है सोर्स ऑफ नाइट्रो, नाइट्रो गैस होता है एक्चुअली में नाइट्रो का। तो आप क्या करोगे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या जोड़ोगे, बेंजीन है ना, सिर्फ बेंजीन है ना, तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे क्या जोड़ देना, नाइट्रो ग्रुप जोड़ देना। तो ये मेन यही दिया हुआ है, बाकी तो H2 बाहर निकल रहा है इसमें। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये होता है, और ये भी होता है एक में, यदि मान लो यहाँ पे सेम यदि आप लोग देख रहे हो, तो जैसे कि इस टाइप का कोई कंपाउंड दिया होगा तो एक एक में क्या जोड़ देना, ऑर्थो में नाइट्रो और दूसरे में नाइट्रो जोड़ देना, जो अभी तक करते हैं, वो भी होता है एक रिएक्शन, ये भी एक टाइप का रिएक्शन है। ओके, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन दिया है इसलिए चेंज हो रहा है, दूसरा टाइप का। ठीक है, ये चीज़ होगा। अब नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल देखो यहाँ पे दिखाया है, जो अभी मैं बोल रहा था उसी को बता दिया। ये आप लोग फिनॉल में पढ़ोगे, आप लोग जब फिनॉल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग का नेक्स्ट वीडियो मतलब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं अल्कोहल फिनॉल वाला ही डालूंगा। ठीक है, तो ये फिनॉल का रिएक्शन किससे कराओगे, नाइट्रिक एसिड और प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ से माइनस H2O बाहर निकलेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ दोगे आप लोग, नाइट्रो जोड़ दोगे, सेम चीज़। यहाँ पे टेम्परेचर दिया इसलिए यहाँ पे दूसरा मतलब ऑर्थो पैरा नहीं बन रहा, सीधा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या 2 नाइट्रोफिनॉल हो गया, 4 नाइट्रोफिनॉल हो गया, तो 4 नाइट्रोफिनॉल आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। होप समझ गए होगे आप लोग। अब इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हेलो एल्केन के। ठीक है, आपका जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड मतलब पॉली का मतलब तो जानते ही हो आप लोग, दो या दो से ज़्यादा हेलोजन यदि उसको कंपाउंड में है तो उसको बोलते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ते हैं अभी। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स आर कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम। फॉर एग्जाम्पल CH3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CH2Cl2 ये हो जाएगा DCM, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, DCM शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, इसी के नाम से फेमस है एक्चुअली में, DCM डाइक्लोरोमीथेन, या क्या बोल सकते हैं आप लोग, मेथिलीन क्लोराइड। IUPAC कैसे पढ़ना है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डाला हूँ, कैसे लोगे, कॉमन नेम कैसे लेते हैं, कभी भी हेलो एल्केन हेलो एल्केन को पढ़ोगे आप लोग तो कॉमन नेम कैसे लोगे, सबसे पहले एल्केन का नाम लेते हैं, उसके बाद जो भी हेलोजन होगा उसका नाम लिया जाता है। जैसे कि एल्किल डाइक्लोराइड या एल्किल क्लोराइड बोलते हैं, इसमें डाई पेंटा ये सब का यूज़ नहीं किया जाता है, तो एल्किल क्लोराइड बोलना है इसको, या इसी को क्या बोलते हैं, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। सपोज आपके पास CH3 CH4 है तो इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। हम्म? इससे एक हाइड्रोजन गायब कर दोगे तो CH3 हो जाएगा। देखो ये बॉन्ड इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इसके वैकेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोग ऐसे मत लिखना बिल्कुल भी, इस टाइप से लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन सामने में सिंगल बॉन्ड का यूज़ करना ताकि ये कार्बन के वैकेंसी को शो करता कभी भी, ये मतलब होता है उसका। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि वहाँ पे क्या करोगे, हमेशा बॉन्ड लगाओगे। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन को माइनस कर रहा हूँ मैं। ओके, तो क्या मिल रहा है आपको, CH3 मिल रहा है ये वाला, तो इसको क्या बोलोगे, मिथाइल बोलोगे, नाम याद रखना। ओके, मिथाइल। फिर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या मिल जाएगा आपको, CH2 मिलेगा। ठीक है, इस CH2 को क्या बोलते हैं, मैथिलीन बोलते हैं, याद रखना, मैथिलीन। ये वाला इन का मतलब डबल बॉन्ड, ऐसा मत बोलना। ठीक है, इसका नाम ही है ऐसा मैथिलीन। अब इसको क्या बोल सकते हो, मैथिलीन डाइक्लोराइड या मैथिलीन क्लोराइड कॉमन नेम में, या IUPAC में क्या बोलोगे, डाइक्लोरोमीथेन।
पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लेते हैं, उसके बाद फिर रूट वर्ड का नाम लेते हैं, फिर सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है ये देखते हैं IUPAC में। तो डाइक्लोरोमीथेन ये इसका IUPAC नेम है, याद रखना। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। किसी भी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप सीधा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो क्लोरोफॉर्म फार्मूला याद रखना CHCl3। इसका इफेक्ट क्या होता है? इट इज ऑक्सीडाइज टू पॉइजनस गैस इन कार्बोनाइल क्लोराइड। ओके, कार्बोनाइल क्लोराइड नोन एज फॉस्जीन गैस विच कॉज लीवर एंड कीटोन डैमेज। देखो लैब में ना आप लोग जब भी क्लोरोफॉर्म को देखोगे ये ना ब्राउन कलर के बोतल में होता है हमेशा। किस में रहेगा? ब्राउन कलर के बोतल में। और एक और रीज़न होता है, ब्राउन कलर के बोतल में होता है, क्यों होता है? लाइट से बचाने के लिए। ठीक है, HNF को चलो ठीक है लाइट लिख देता हूँ मैं, लाइट से बचाने के लिए। और कभी भी इसको बोतल में रखते हैं ना तो कम्प्लीटली फुल करके रखते हैं। क्यों फुल करके रखते हैं? ताकि ये एटमॉस्फेरिक एयर वहाँ पे ना जमे, ये मतलब होता है। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? देखो जो क्लोरोफॉर्म होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाइट से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? फॉस्जीन गैस बना देगा। और ये फॉस्जीन गैस बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, ठीक है ना, पॉइजनस होता है, ये मतलब है इसका। ओके, इसलिए थोड़ा सा इसको संभल के यूज़ किया जाता है कभी भी। देखो जैसे लिखा हुआ है, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉसेस डेजीनेस, फैटिग्यू एंड हेडेक। तो आप जब भी इसको यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म को तो थोड़ा केयरफुल यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि यदि आप इसको इनहेल करोगे तो इनमें से बहुत सारे बीमारियां आपको हो जाएंगी जो डायरेक्टली रिलेटेड किससे होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, के ब्रेन से सीधा। ओके, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल, इसको मतलब केयरफुल यूज़ करना है, इसकी प्रिकॉशन एक्चुअली में। अब यूजेस क्या होता है इसका? कुछ तो होगा भाई यूजेस। एंड इट्स मेजर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22। मतलब फ्रियॉन भी, इसको भी पढ़ेंगे आगे है ये। तो फ्रियॉन रेफ्रिजरेटर को बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो आप लोग AC में या रेफ्रिजरेटर में कूल करने के लिए केमिकल डालते हो ना, वो यही होता है। ओके, रेफ्रिजरेंट R22 और बहुत सारे वैरायटी है तो अलग हो सकता है, तो उनमें से ये भी एक है। ठीक है, R22 इसका वो है मॉडल नेम। सो इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर रेजिन। अब सॉल्वेंट के फॉर्म में भी इसको काम आता है, ये याद रखना। कहाँ पे? क्या बनाने के लिए? रेजिन जब बनाओगे तो भी काम आता है इसको डिसॉल्व करने के लिए। रबर में भी, ऑयल एंड फैट में भी काम आता है, एल्कोलॉइड, आयोडीन एंड मेनी अदर सब्सटेंस, बहुत सारी चीज़ों में सॉल्वेंट का काम करता है ये आप इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोला जाता है। एंड इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोइथेन ड्रग, सॉरी क्लोरोथेन, क्लोरेटोन नाम लिखा है, क्लोरेटोन ड्रग है एक प्रकार का, उसको बनाने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। एंड क्लोरोपिक्रिन, ये पिक्रिन क्या होता है? क्लोरोपिक्रिन इंसेक्टिसाइड होता है, याद रखना, MCQ में सब पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। एंड यूज टू प्रिजर्व एनाटॉमिक स्पीसीज, यदि किसी एनाटॉमिक स्पीसीज को आपको रखना है तो उसके लिए भी काम आ जाता है। जैसे कि लैब में फॉर्मेलिन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेलिन में क्या होता है? 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है इसमें। मतलब 40% फॉर्मल्डिहाइड और बाकी जो 60% होते हैं ना वो वाटर रहता है इसमें। तो फॉर्मेलिन होता है, वैसे ही इसका भी यूज़ किया जाता है एनाटॉमिकल स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए। अब उसके बाद देखते हैं आइडोफॉर्म। ओके, आइडोफॉर्म, ये होता है आइडोफॉर्म, दिख नहीं रहा होगा तो लिख लेना, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म इसका फॉर्मूला क्या होगा? CHI3 होगा। ओके, क्लोरोफॉर्म जैसे बोले ना वैसे आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन ड्रेसिंग ऑफ वुड ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन एंड मिथाइलेटेड एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। मतलब अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जब टिंचर आयोडीन बोलते हैं ना जिसको, उसी में रहता है ये। ठीक है, एंटीसेप्टिक में यूज़ होता है ये। ठीक है, क्यों होता है यूज़? जैसे आप उसको यूज़ करोगे ना, इसका लिबरेशन मतलब निकलता है, क्या निकलता है? आयोडीन निकलता है। इस आयोडीन को क्या करते हैं? वुड में, मतलब आपका जो घाव लगा रहता है ना वहाँ पे लगाते हैं टिंचर आयोडीन, तो वहाँ पे आयोडीन जाता है जिस जो आपका एंटीसेप्टिक का काम करता है वहाँ पे। गॉट इट? तो अब बनता कैसे है ये भी देख लेते हैं, एक रिएक्शन। ठीक है, ये भी रिएक्शन देख लेते हैं इसका। तो आपके पास क्या है? ये मिथाइल मिथाइल कीटोन है। अब मिथाइल कीटोन का रिएक्शन किससे कराओगे? आयोडीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तभी क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिलेगा आपको? आइडोफॉर्म मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं? येलोइस्ट। ये क्या होता है? ब्राइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है इसमें। ठीक है, सोडियम एसीटेट बाहर हो जाएगा इसमें, सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा और H2O बाहर हो जाता है। ये सब बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है कभी भी
मेन कंपाउंड क्या है इसमें होता है, हाइड्रोफॉर्म बनता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं फ्रीऑन के बारे में। फ्रीऑन भी इंपॉर्टेंट है, एक और बचेगा डीडीटी, फिर खत्म हो जाएगा ये। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रीऑन में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नोन एज फ्रीऑन, याद रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 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 ये होता है इसका फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या बोलते हैं, फ्रीऑन बोलते हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखना। ओके, इफेक्ट क्या क्या होते हैं इसके, फ्रीऑन कॉसेस डिस्ट्रप्शन ऑफ ओजोन लेयर, डिसरप्शन मतलब तोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। ओजोन लेयर बाय initiating the radical chain in stratosphere, and this is anthropogenic compound, it is a greenhouse gas and effect the more than carbon dioxide। मतलब ये जो फ्रीऑन होता है, होता कहाँ पे, जैसे कि किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए रखते हैं ना, वहाँ फ्रीऑन को यूज़ करते हैं कभी भी। CF जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़े होगे आप लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करता है, उसको होल करने का मतलब, होल नहीं करता, मतलब क्या बोल सकते हो, डैमेज करने का काम करता है। तो CFC करके पढ़ो ना आप लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही तो होता है, यही है फ्रीऑन, इसी की बात कर रही है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा डैमेज करता है उसको, याद रखना आप लोग, ठीक है। यूजेस क्या होता है इसका, इट इज़ यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, अभी बोला मैं इसी में, या फिर आपके रेफ्रिजरेटर में क्या काम आता है, इसको काम मतलब काम में लाया जाता है, और ब्लोइंग एजेंट के फॉर्म में भी काम आता है। प्रोपेलेंट इन मेडिसिन एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन में भी प्रोपेलेंट का काम किया जाता है इसमें, एंड ड्रेसिंग एंड सॉल्वेंट के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीऑन के बारे में, याद रखना, पॉइंट को इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़े रहोगे तो याद हो जाएगा। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। फ्रीऑन ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फ्रीऑन क्या होगा, फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12, ये होता है। 12 बनाने के दो मेथड है इसमें। तो पहला जो होता है ना रिएक्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ आपको किसके प्रेजेंस में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक क्लोरीन रिप्लेस कर देता है ये H, ठीक है, ये एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा लिख देना CCl3F, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीऑन बोलते हैं, फ्रीऑन 11 बोलते हैं। अब इसी ये वाला फेज से रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोजन फ्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, तो क्या मिलेगा, दो क्लोर, अभी लिखा था ना इसका फॉर्मूला, यही तो था क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो दो, ये होता है आपका फ्रीऑन 12, ओके। अब फ्रीऑन 12 बनाने का एक और मेथड है, इससे बना सकते हो हेक्साक्लोरोइथेन से, हेक्साक्लोरोइथेन बोलना, C2Cl6, मतलब हाइड्रोजन नहीं होता इसकी जगह, ये इसी पढ़ते ना C6, इस टाइप का हाइड्रोजन होता, तो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गया, क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, तो इसका रिएक्शन किससे कराओगे, HF से, सेम रिएजेंट है कैटालिसिस की जगह, तो आपको क्या मिलेगा, फ्रीऑन 12 C2H4H2, देखो इसका अलग है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरन डाइफ्लोरोइथेन, इसका यूपीएससी नेम है। अब देखते हैं डीटीटी, तो ये है डीटीटी का रिएक्शन कैसे बनता है, ये भी बता दिया हमें। डीटीटी का फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो पूछा भी गया है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमिथेन, थेन बोलना, ठीक है, दो कार्बन है। अब इसका रिएक्शन कैसे होता है दिखाता हूँ आपको, ये वाला। तो याद रखना, इसका किससे किससे मिलके बना रहता है, ये भी पूछा जाता है कई बार। तो क्लोरल और क्लोरोबेंजीन, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी, कॉम्बिनेशन दे देगा आपको क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरल, तो क्लोरल हो सकता है सभी में दे दे, इसको चेंज कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लोरोबेंजीन और क्लोरल के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है आपको, क्लोरल सॉरी डीडीटी मिलता है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, तो क्लोरोबेंजीन का दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ओके, इसमें, और इस क्लोरल का फार्मूला याद रखना है इसमें, ठीक है, OCH, और यहाँ पे ट्राइक्लोरो, तीन क्लोरीन जुड़ा रहता है इसमें, तो ट्राइक्लोरोइथेन इसलिए बोलते हैं इसको, लास्ट में आता है ना ट्राइक्लोरोइथेन, वो जुड़ेगा यहाँ पे। तो इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो बाहर निकल जाएगा, क्यों बाहर निकलेगा, डेफिनेटली कोई एसिड लियोगे तभी उसको डिहाइड्रेट करेगा, देखो कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। अब ये आपस में जुड़ जाएगा ये, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख दिया हूँ, ये वाला डीडीटी, इसी को बोलते हैं पैरा पी पे पी डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ये वाला नाम, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। ये है इसका डीडीटी का यूज़ क्या होता है, ये भी देख लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं इसको, थोड़ा ही बचा है। यूज़ एंड इफेक्ट, इन 1940 इट वाज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड एंड इज अ persistent organic pollutant strongly absorbed by soil। देखो प्रीवियसली ना इसको
इन 1940 की बात कर रहा है ये। पहले कहाँ यूज़ करते थे? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड डालते हैं ना पौधों को, यदि कोई कीड़ा वीड़ा लग जाता है, कुछ करते हो तो बचाने के लिए डालते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट था, जो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब सॉइल के द्वारा, जो मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता था और उस मिट्टी को डैमेज कर देता था, ये मतलब है, ठीक है। एंड इट इज लिपोफिलिक। लिपोफिलिक का मतलब होता है यदि कोई चीज़ फैट में सॉल्युबल होता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन होता है ना, तो फैट में यदि कुछ कोई सॉल्युबल होता है तो उसको बोलते हैं लिपोफिलिक। सो हैज़ अ हाई पोटेंशियल टू बायो बायो अकोमुलेट, ठीक है। यदि कोई ऑर्गेनिक पार्ट एक जगह इकट्ठा करता है ना, उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। इट में बी डायरेक्टली जीनोटॉक्सिक बट में ऑल्सो इंड्यूस एंजाइम टू प्रोड्यूस अदर जीनोटॉक्सिक इंटरमीडिएट एंड डीएनए इफेक्ट। मतलब ये क्या होता है ना, डीएनए को भी इफेक्ट करता है ये, ठीक है ना, इसका इफेक्ट। तो इसका इफेक्ट एनवायरमेंटली बोला जाए तो बहुत ज़्यादा डेंजर है, ठीक है। और देखो मैं बताया हूँ इसका नोट में, ये इसका नोट है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। द मेजर प्रॉब्लम विद डीडीटी, इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, ठीक है। ये डिग्रेड होता ही नहीं है, ये बड़ा दिक्कत है इसमें। और इट इज़ रिड्यूस द अकोमुलेट इन एनवायरमेंट एंड इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट वुड बी हाईली डेंजरस, ठीक है। यदि ज़्यादा टाइम तक ये रहेगा तो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है ये एनवायरमेंटली। अब नोट में इसको देख लेते हैं, ये लास्ट है। तो क्या होता है BHC का फुल फॉर्म याद रखना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इसका फार्मूला है। और बनता कैसे वो बता दिया मैं आपको। बेंजीन का रिएक्शन किससे कराओगे आप लोग? क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसको क्लोरीनेशन भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, जितने भी क्लोरीन है ना सब जुड़ जाता है इसमें। और क्या बनाएगा, देखो बेंजीन से साइक्लो बना रहा है ये, साइक्लिक वो है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ठीक है। बेंजीन मत यहाँ मत कर देना आप लोग ऐसा, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा, याद रखना इसको, हाँ? तो इसमें क्या होगा ना, बेंजीन नहीं होता कभी भी, बस क्लोरीन आके जुड़ जाता है, पूरा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। 12 हाइड्रोजन होते हैं आपके पास, तो 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है ये, ठीक है। इसके पास 6 है ऑलरेडी, 12 नहीं होते, ये आपके पास 6 है, तो 6 का 6 तो रहेगा ही रहेगा उसमें। बाकी ये बॉन्ड इसमें टूट जाता है ये वाला, तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे एक और बॉन्ड अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है इसका, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं BHC। तो यहाँ पे आपका जो हेलो एल्केन है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो मैंने पूरा चीज़ डिस्कस कर दिया है, जो जो करने चाहिए थे मुझे पॉली हेलोजन से रिलेटेड, DDT, फ्रीऑन। यदि आपको लगता है कुछ छूटा होगा इसमें तो आप लोग बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। बाकी ऐसे तो पूरा कवर हो चुका है मेरे हिसाब से। तो ये इसका रिएक्शन हो गया बहुत सारा, ठीक है। फ्रीडल कार्प एल्काइलेशन याद रखना 2 टाइप के होते हैं, कौन सा उसका चीज़ जुड़ा उसके हिसाब से अलग हो जाता है। फ्रीडल कार्प एल्काइलेशन भी होता है, फ्रीडल एसाइलेशन भी होता है। फिटिंग रिएक्शन याद रखना, और फिटिंग रिएक्शन अच्छे से याद रखना, ये दोनों रिएक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है। सी एक्स बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी नेम रिएक्शन है ना उसको तो याद ही रखना आप लोग, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। RMG एक्स रिएक्शन इस और आगे डिटेल में और पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सेट जेप रूल अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। या बोलते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। मीसो कंपाउंड, ठीक है, मीसो कंपाउंड के बारे में बता दिया आप लोग को। डाइस्टीरियोमर क्या होता है, एनांसियोमर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कायरल कार्बन कैसे पहचानोगे, ये भी बता दिया। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग वैसे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बता दिया, ये तो ऑलरेडी मेरे प्रीवियस क्लास में डिस्कस थे, ठीक है। तो चलिए, यदि आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों तक भेजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सके। तो लगे रहिए और पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।